सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का बुल्स एंड बियर मार्केट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम पूरा का पूरा ग्लोबल लेवल पे और इंडियन लेवल पे समझेंगे कि क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो स्टॉक मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं और क्या ऐसे रीजंस हैं जो आने वाले टाइम पे बनेंगे जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट एक बार फिर से न्यू लाइफ टाइम हाई बना सकता है। तो यहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो सिर्फ हम सीखने के पर्पस से इस वीडियो को कर रहे हैं। और पहले ही मैं बता दूँ, जो आखिरी तक देखना चाह रहा है वही इस वीडियो पे रुके क्योंकि पूरी वीडियो ही इंफॉर्मेटिव होगी और मेरी वीडियो ज़्यादातर लंबी होती है भाई, 1 घंटा भी घिसक जाता है। तो अगर आप देख सकते हो तभी आओ, नहीं तो वापस अपने घर जाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, अभी हाल ही फिलहाल में एक हमने वीडियो डाली भी थी, बट इससे पहले भी हमारी कुछ वीडियोस हैं जो आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। बाकी अगर अभी तक आपने हमें बकवास पेल रहा हूँ क्या, चलो बकवास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे के पूरे ग्लोबल सिनेरियो को एक बार समझना चालू करते हैं ताकि हमें एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो ये पूरा का पूरा जो बवाल था वो स्टार्ट हुआ था आपके सितंबर एंड से, यानी जैसे ही अक्टूबर चालू हुआ तैसे ही अपने को ग्लोबल मार्केट और साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा इंडियन मार्केट गिरना चालू हो गया। अब इसके पहले एक और चीज़ें यहाँ कॉमन सेंस आता है क्योंकि इस समय हमारे इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली आता है और जब दिवाली आता है तो उस समय स्टॉक में बहुत ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट की जाती है क्योंकि ये एक ग्लोबल सा ट्रेंड बन गया है, इंडिया का एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी एक फेस्टिव सीजन आता है तो उस समय स्टॉक मार्केट सबसे ऊपर भागता है और इसी पॉइंट का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया एफआईज ने। चलिए, ये तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग लगा तो मैंने बता दिया। तो अभी हम पूरी की पूरी डिटेलिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने CDSL का एक इन्वेस्टमेंट का खोला है डिटेल्स। तो आप यहाँ पास देखेंगे तो हमने पास्ट कई सालों से डेट पे और इसके अलावा इक्विटी पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उस चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। तो साल 1999 से है और ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख रहे हो कि जो टोटल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, ये सारे के सारे करोड़ में है। तो अभी तक हमने देखा कि जो अपन 5 साल का देखते हैं टारगेट ताकि अपने को एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो 2019 जब कोविड का समय आने वाला था तब उस समय जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुई थी वो 87 मतलब माइनस में चला गया था 87 करोड़ का। बाकी 19-20 में 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, 20 से 21 में, फिर 21 से 22 जब कोविड के बाद मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ तो फिर हैवी सेलिंग भी हुई है, यहाँ पास आप देख सकते हो। बाकी उस समय कोविड का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था तो लोग ज़्यादा सिक्योर चीज़ों पे भाग रहे थे। उसके अलावा अगर अपन 22-23 में देखें तो 37,000 करोड़ का नेट लॉस में ही गया है पूरा का पूरा। और इसके बाद 23 से फिर आप देखोगे कि 23 में आप देखोगे तो 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है और उसके अलावा 24 में सिर्फ और सिर्फ 31,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये टोटल हमने देखा कि इक्विटी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। अब इसमें उसका डाटा नहीं है कि एफआईज ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो मैं उसको आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये कुछ डाटा भी निकाला था, अभी इकोनॉमिक टाइम्स में ये एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ था तो वहीं पास से मेरे अंदर ये दिमाग आया, मतलब एक क्यूरियोसिटी जगी तो वहाँ पास से हमने देखा। जैसे 2022 में आप देखोगे तो 1.2 लाख करोड़ का एक इन्फ्लो आया था एफआईज का इंडिया में और इसके बाद 23 में आप 1.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, फिर 24 में सिर्फ 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। मतलब एक मोटा मोटी ये बात समझ आ रही है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले 2 सालों में आया तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट तो निकलना ही था, तो इस साल दबा के बेचा गया।
बाकी डेट में अगर आप यहां देखोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। तो अभी हम इस पूरे वीडियो को सम अप करना चालू करेंगे, तो दो पार्ट्स में मैं पूरी वीडियो को डिवाइड करूंगा। अभी जो अपन यहां से बात करेंगे तो हम ऐसे रीजन समझेंगे जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिरा, और इसके बाद हम ऐसे रीजंस भी समझेंगे जिसके कारण स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अभी हमने एक ओवरव्यू आपको दिखाया कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है पास्ट ईयर्स में, ताकि आपको इक्विटी में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो चलिए अभी पहले से ही अपन चालू करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस अपने को देखने को मिला। जैसे सबसे बड़ा रीजन जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिरना चालू हुआ वहां से, तो हमने सबसे पहला जो मेजर रीजन जहां ज्यादातर आपको उस चीज के बारे में मालूम है कि जो चाइना है, चाइना की इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा एकदम से सस्ती थी। तो ये चीज ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब आप देखोगे तो ये हमने आपके स्क्रीन पे एक चार्ट भी दिख रहा होगा, ये आपका शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का है, चाइना के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज। तो आप यहां पास देखोगे तो करीब अपन इसको वीकली एक काम करते हैं, ईयरली कर लेते हैं ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो हमने देखा कि इनका जो स्टॉक मार्केट है ईयरली बेसिस पे कितना, एक साल पहले ही ये बहुत ज़्यादा लो पे 2700 पे चला गया था, चाइनीज़ पे है। और ये आने वाले टाइम पे यहां से लेकर के यहां तक ही आप देखोगे तो अभी 2700 का 3400। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म में भी इनकी ट्रेंड देख रहे होगे, जो अपन 10 साल का एक मार्केट लगा दें, तो आप 2016 में इन्होंने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था। लाइफ टाइम हाई कितने का बनाया था? करीब करीब 5000 का बनाया था। और अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है? अभी 3400 पे ट्रेड हो रहा है। उससे पहले ये लाइफ टाइम लो पे कितना गया था? तो हमने देखा कि ये लाइफ टाइम लो पे 2500 पे गया था, यानी जितना लाइफ टाइम हाई बनाया था जस्ट उसका आधा हो गया मार्केट। तो 50% डिस्काउंट में इन्वेस्टर्स को स्टॉक यहां मिल जा रहे थे, यानी जो कंपनी 100 रुपए की है 50 में मिलेगा तो भाई आपका भी मन ललचाएगा कि यार सामान तो अच्छा है, ले लेते हैं। और उस समय चाइना की जीडीपी भी 19 ट्रिलियन तक की अब तक पहुंच गई भाई, मतलब जीडीपी भी दबा करके भागी है, 10 ट्रिलियन से 19 ट्रिलियन जस्ट डबल हो गई, मार्केट आधी हो गई। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार ये जो ग्लोबल ट्रेंड है 10 सालों का मार्केट का, ये बहुत बैड सेंटीमेंट में है चाइना में। तो एक पहली बात तो उनकी मार्केट 50% एकदम से कम पे है, और दूसरी बात जीडीपी बहुत अच्छा कर रही है। उन्होंने कोविड के बाद रिकवरी भी बहुत अच्छी दिखाई, 2 से 3% से उनकी जीडीपी ग्रो कर रही थी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको समझा दूं कि यार आपको लगेगा कि उनकी जीडीपी 2-3% से ग्रो कर रही है, हमारी तो 8% से ग्रो कर रही थी कोविड के बाद। अरे ये एक बात आप समझो कि आपके पास 100 रुपए है, आप उसमें 2 रुपए कमाते हो तो आप कितना परसेंट का ग्रो करोगे? मतलब ग्रो हुआ 2% से ग्रो हुआ। आप उसमें 10 रुपए कमाते हो तो कितना? 10% से ग्रो हुआ। अगर किसी के पास 1000 रुपए है और उसमें वो 10% से ग्रो करता है तो कितने परसेंट से? 100 रुपीज। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाती है ना भाई। तो आपको वहां से भी समझना पड़ेगा कि चाइना 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया सिर्फ 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो यहां ज्यादा ग्रोथ होगा और छोटा सा भी अमाउंट बढ़ेगा तो बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी में छोटा सा ग्रोथ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं देखेगा। तो अगर उनका अपन जो वो बोल रहे हैं कि अभी तो हाल ही में 5% के हिसाब से वर्ल्ड बैंक बोला है कि वो ग्रो करेंगे, तो मोटा मोटी हम मान लेते 4% से ग्रो करेंगे। तो अगर 19 ट्रिलियन का 4 निकालोगे तो 19, 38, 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76, यानी उनका करीब करीब 760 बिलियन बढ़ जाएगा अगले साल। तो ये मतलब करीब करीब वो 20 ट्रिलियन या 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे अगली साल। तो यहां पास से अपने को देखना पड़ेगा कि वो 3 से 4 ट्रिलियन तो हर साल यूं ही जोड़े दे रहे हैं चाइना वाले, और इंडिया कितना जोड़ पा रहा है? सिर्फ 1 ट्रिलियन, ज्यादा से ज्यादा। वो भी इंडिया की आजकल हालत देख रहे हो भाई, मिडिल क्लास की क्या हालत हो चुकी है। तो इस चीज पे तो बकवास करने का कोई फायदा ही नहीं निकलता है। चाइना कहीं और है, इंडिया अभी बहुत कहीं और है। तो उसके बाद में हम नहीं बात करते। हाँ, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा पैदा करता है, इस बात को हम बाद में बात करेंगे। तो एक तो हमने समझा कि यार चाइना की मार्केट बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही थी, करीब करीब हाफ में मिल रही थी, इसीलिए इंडियन
जो FIs थे, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके थे, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी। आप देखोगे तो 23,000 पहुंच गया था हमारा सेंसेक्स। तो ये सॉरी सेंसेक्स बोलता हूँ, निफ्टी 50 23,000 पहुंच गया था। तो ये बहुत ओवर वैल्यू था। 19,000 का सेंसेक्स 23,000 पहुंच गया। नेट यहाँ से 30% की ग्रोथ हो गई, 30 से 40% की कुछ ही सालों में। और हम अगर पिछले साल से ही कंपेयर करेंगे तो हमने बहुत बड़ी ग्रोथ शो की। पूरी निफ्टी 50 20% से ग्रो कर गई। तो आप देखोगे तो हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, हम बहुत ओवर वैल्यूड हो गए थे। तो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया का पैसा चाइना पे डंप किए। तो ये चीज़ हमने समझा। अब इसके अलावा और क्या कॉन्टेस्ट थे उस चीज के बारे में हम एक बार बात करते हैं। तो जैसे चाइना की जीडीपी ग्रोथ, अभी चाइना की जीडीपी ग्रोथ क्या पास्ट ईयर्स में, जैसे 2022 में इनकी 2.95 थी और इसके बाद 2021 में अगर देखें तो 8.45% से ग्रो की। यानी आफ्टर कोविड इन्होंने इंडिया के बराबर की ग्रोथ शो की है भाई। तो बहुत बड़ी ग्रोथ है भाई। अब देखो ये जीडीपी इतना बड़ा क्यों दिख रहा है यार, इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखो 2020 में कोविड आया, इन्होंने 2.24% से ग्रो किया। तो ओवरऑल इनकी जीडीपी बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में मान लेते हैं 20 ट्रिलियन की जीडीपी है, मोटा मोटी मान लेते हैं 20 ट्रिलियन की जीडीपी है। कोविड के समय पे ये आपकी आ गई 11 से 12 ट्रिलियन आ गई। अब 11 से 12 ट्रिलियन पे अगले साल अगर नॉर्मल ही ट्रैक पे जीडीपी आ जाती है तो ग्रोथ बहुत बड़ी दिखती है, इसलिए यहां पास 8.45% की ग्रोथ दिख रही है। बाकी 2019 में इन्होंने 5.95 से ग्रो किया था। तो जीडीपी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ है यार, बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट में। बाकी अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की भी जीडीपी को देखोगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ ही देखने को अपने को मिल रही है। जैसे चाइना ने कितना एवरेज ऑन एन एवरेज ग्रो करेगा, 3.9% से ग्रो करेगा 2026 तक, और जापान 4.1 से, वियतनाम 4.7 से, और इंडिया ऑलमोस्ट 6.7% से ग्रो करेगा। मतलब ग्लोबल लेवल पे हम सबसे टॉप पे ही रहेंगे, उसका दिक्कत नहीं है। ये बात भी ध्यान देने वाली है। देखो अगर दिक्कत नहीं है तो अब हम यही क्यों सोच लेते भाई, अगर हमें मालूम है हमारी जीडीपी 7% से ग्रो करने वाली है, मोटा मोटी मान लेते 6.5% से भी ग्रो करने वाली है, तो यार मार्केट क्यों नहीं ग्रो करेगा 6.5% से, ये बात भी आपको समझना है। चलिए तो जीडीपी की हमने बात कर ली। अब एक बहुत बढ़िया सा सवाल एक निकल के आया था कि इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंजेस क्या था जो मार्केट को नीचे गिरा है। देखो हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक ने जो अपग्रेड किया था जीडीपी फोरकास्ट चाइना का, जो उन्होंने बोला कि 2024 में 4.9 रहने वाला है, मतलब जस्ट डबल हो गया। 2.5% से ग्रो करने वाले थे, 3% से मोटा मोटी ये 5% से ग्रो करेंगे। तो जीडीपी फोरकास्ट जो ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड बैंक और अदर इंस्टीट्यूट्स चाइना के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट डालेगा। देखिए एक बात मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पास एक बहुत मेजर सा पॉइंट है जो गौर करने वाली बात है कि चाइना ने आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा अपने आप को बैक फुट स्ट्रेंथन किया। यानी उन्होंने ओवरऑल एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी उनको स्टेबल बना रही है। अभी हम चाइना से दूसरे टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करते हैं क्योंकि चाइना वाला हमें हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया समझ आ गया होगा। अब एक यहाँ पास क्वेश्चन आता है इसके अलावा क्या है। तो देखो एक है इजराइल और ईरान का वॉर। हाल फिलहाल में इजराइल और ईरान के बीच में जो सीरिया वाला केस चल रहा था, तो ये केस भी ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आपको मालूम है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इजराइल बहुत बड़ा कनेक्शन बनाता है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा, वेपन इंडस्ट्री का एक सेक्टर बनाता है, और बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया इजराइल के साथ जुड़ी हुई है। और इराक भी अच्छा खासा तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल सिनेरियो को अफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा एक वॉर जो चल रही है, ये रसिया यूक्रेन वाला साला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं बीच बीच में मिर्ची डालते रहता है। तो उसके कारण भी एक स्टॉक सेंटीमेंट हमेशा गिरा है। देखो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश रसिया निपट चुका है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं पड़ चुका है, मतलब उसकी बैक फुट पे आ गई है पूरी जीडीपी। अब उसके ऊपर पूरी दुनिया का सेंसन लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जंप आया क्रूड ऑयल की प्राइस पे,
क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेल रसिया से इंपोर्ट करते थे। अब दुनिया के ऊपर दुनिया ने सेंक्शन लगा दिया, भैया रसिया से कोई तेल नहीं ले सकता। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक जो दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था उसको आपने कट कर दिया। अब इस कट करने से क्या हुआ, ओवरऑल पूरी दुनिया की ऑयल की प्राइसिंग ही बढ़ गई, क्योंकि तेल बेचने वाली कंट्रीज अब कम बची। समझ आया? तो अगर ये केस हुआ देन ओवरऑल क्रूड ऑयल बढ़ा तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो बर्डन है इंडियन के ऊपर वो क्या है, कच्चा तेल, जो हम रसिया से, यूएई से, इसके अलावा इजराइल, मतलब बहुत इजराइल बोल दिया, ईरान से तो और देश से जो मंगाते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। हमारी जो करेंसी है जिसके कारण सबसे ज़्यादा डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, करेंसी गिरती जा रही है वैल्यू, क्योंकि हमारा नेट इंपोर्ट क्रूड ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता है और करेंसी की वैल्यू गिरती है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गिरता है और बैक फुट पे स्टॉक मार्केट सबसे पहले इंपैक्ट दिखाता है। तो अब ये केस समझ आ गया। दूसरा एक यहां पास आता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अरे यार ये बहुत बड़ी बात है। देखो इस साल ना दो बहुत बड़े इलेक्शन हुए। एक तो इंडिया में इलेक्शन हुआ जिसमें मोटा मोटी 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा हो गया। भैया हमने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया इलेक्शन कराने में। सोचो पूरी दुनिया की सबसे एकदम क्रिटिकल डेमोक्रेसी बोलेंगे तो इंडिया की है, और यहां तो बीजेपी के पास दबा के पैसा है, कांग्रेस के पास भी बैकफुट बहुत पैसा है। तो उन्होंने बहुत पैसा वोट बाय करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा खर्चा किया, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ। अब जिसके कारण सोचो आप जितना पैसा आप एजुकेशन में साल भर में नहीं खर्च रहे हो, उससे कहीं ज्यादा पैसा इस बार के इलेक्शन में हो गया। और आए इस साल बहुत से मेजर इलेक्शंस भी हुए, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बैकलेस में आ गया, क्योंकि हमने पूरे जितना हम एक फिजिकल डेफिसिट बना के चल रहे थे उससे ज़्यादा हम ऊपर चल दिए। और दूसरी बात, हमने पैसा बहुत खर्चा, जो हमारा बजट था उससे ज़्यादा पैसा खर्च दिया कुछ ही महीनों में, तो इसके कारण भी दिक्कत आई। बाकी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि देखो इस समय क्या हुआ कि यूएस में भी इलेक्शन हुए। अब यूएस में इलेक्शन हुए तो जिसके कारण एक पावर की शिफ्टिंग हुई। अब जब भी पावर की शिफ्टिंग होती है देन मार्केट दो तरीके से रिएक्ट करता है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जब जीते तो इसके कारण एक मार्केट पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया। क्यों रिएक्ट किया, इससे इंडिया मार्केट का क्या लेन देन। देखो भाई आप तो बोलोगे अच्छी बात है यार, हमारे फेवर में हम चाहते थे यार डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, इससे तो इंडिया का फायदा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे सुधरे थे। मैं बोलूंगा यार ये तो एक पॉइंट है, आप नेगेटिव पॉइंट को भी गौर करो ना। कैसे, देखो यूएस में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो इससे हुआ क्या कि एक जो पॉजिटिव फ्लो था, माइंडसेट था लोगों का, वो यूएस के वर्ड्स ज्यादा गया, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है। तो अपनी कंट्री को कहीं ना कहीं उनकी मार्केट है, लोगों को मालूम चला कि यार अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, आप भी एक बिजनेसमैन हो, तो आपको मालूम है कि यार बिजनेस ओरिएंटेड चीजें ज्यादा करोगे। बिजनेस ओरिएंटेड चीज में आती क्या है भाई, स्टॉक मार्केट आता है। तो पूरी की पूरी उनकी स्टॉक मार्केट ही ऊपर चली गई। अब लोगों को मालूम चला कि यार अब तो यूएस में ही पैसे लगाओ, क्योंकि यूएस की मार्केट आने वाले समय पे सारे बिजनेस में अच्छा करने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सारे के सारे ऐसे ही रूल्स बनाएंगे जो कि यूएस को फेवर करे, यूएस के बिजनेसमैन को फेवर करे। तो इसीलिए बहुत मेजर पैसा यहां से इंडिया से निकाला गया, दबा के निकाला गया, और ये यूएस मार्केट में भी दबा के डिप किया गया। ये बात समझ आई। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखो ये सारी पॉइंट ही समझना, जैसे ही ये सारी पॉइंट्स मैं जो बताऊंगा आने वाले टाइम पे ये धीरे धीरे चेंज होना चालू होंगी, आप देखोगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट बम बुमा के ऊपर जाना चालू होगा। ये बात ध्यान रखना। अब देखना कुछ और रीजंस बताते हैं। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था, यूएस फेड रेट कट हुआ था। ये बहुत बड़ा बात है। देखो जब वहाँ की यूएस की सेंट्रल बैंक ने फेड रेट कट किया तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि अब लोगों के पास, जैसे देखो होता क्या है, मोटा मोटी आपको समझ ही है फेड रेट की, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जब भी इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक कट करती हैं तो लोगों को कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा पैसा बैंक से मिल जाता है। अब जब इंटरेस्ट रेट हाइक रहता है तो उस समय होता क्या है कि आप लोन लेने गए बैंक के पास और बैंक वाला तो बोल देगा यार अभी तो इंटरेस्ट रेट हाइक है इसलिए आपको अब 10% पे लोन देंगे। तो आप बोलोगे यार 10% पे लोन मिल रहा है, तो आप बोलोगे यार थोड़े हिचकिचाओगे, नहीं यार नहीं लेंगे।
अब वही केस हुआ। अब दूसरी बार आप गए, जब इंटरेस्ट कट हो गया तो आपको वही लोन 8% पे या 7% पे मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यार सस्ते पे लोन मिल रहा है, 1 लाख की जगह 2 लाख उठा लेते हैं। तो लोग ज़्यादा पैसा उठाते हैं, और यही केस हो रहा है इस समय यूएस में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि जैसे कि टारगेट जो था फेडरल बैंक का, अभी हाल ही में उसने 4.25 से 4.5 का टारगेट रख दिया है। ये बहुत बड़ी बात है यार। देखो, उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट से तो पिछले मंथ्स में कट किया था, अभी उन्होंने फिर से कट किया है। और आने वाले टाइम पे आप एक चीज देखो, यूएस इस चीज को कहां तक ले जाने वाला है। जो उनका टारगेट है कि आने वाले टाइम पे वो 3.9% तक रेट कट कर देंगे। ओ माय, मतलब इतने तक कट नहीं कर देंगे यार, इतना नहीं कट करेंगे, मैं बोल रहा हूं इतने तक लेके आएंगे। 3.9 से लेकर के 3.1 से लेकर के 3.9 के बीच में उनका इंटरेस्ट रेट होने वाला है। तो अभी कितना चल रहा है, 4.25 से 4.5 का चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बैकफुट अभी नीचे आने वाला है। तो लोगों को मालूम है कि अभी और सस्ते पे लोन मिलेगा, अभी यूएस के पास और पैसा, यूएस के लोगों के पास और पैसा आएगा। तो वहां ये सारे जब लोगों के पास पैसा है तो यार करेंगे क्या, खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे तो क्या, कंपनी की वैल्यूज बढ़ेगी, मतलब उनकी सेल्स बढ़ेगी तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट ही बढ़ जाएगा यार ऊपर। तो ये सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा ट्रिगर किया, जिसके कारण इंडियन मार्केट बैकफुट आ रहा है। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ी मेजर, ये देखो दूसरी वाली, ये जो हमने यूएस फेड रेट कट बताया है, ये एक मेजर इंपैक्ट भी डालेगा। अभी मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूं, अगली बार मैं इसका पॉजिटिव भी बताऊंगा, ठीक है। ये मार्केट को ऊपर भी ले जाएगा, किस तरीके से वो समझेंगे। चलिए, तो अभी एक जो बहुत बड़ा दिक्कत था यार इंडियन मार्केट में, वो था कि वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। हाल ही में आप बहुत सारी न्यूज अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो कि इंडिया की जो एक तरीके से कंपनीज थी, उन्होंने सबसे ज्यादा वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। अब कुछ भी कंपनी उठा लो, आप देखोगे कि क्वार्टर दर क्वार्टर जो ग्रो कर रहे थे ईयर ऑन ईयर, उससे एक गिरावट ही आई है ग्रोथ में। अब इसका सबसे बड़ा मेजर कारण क्या बोलोगे, देखो इस बार तो इंडिया के लोगों के पास जब से इलेक्शन होना चालू हुआ तो पैसे की कमी आ गई। दूसरी बात, दिक्कत क्या हुआ कि अब पैसे की कमी है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा जा रहा है। 100 रुपए की, मतलब पहले टमाटर हम लोग लेके आते थे, मेरे को याद है मेरी मम्मी बता रही थी 10 रुपए में लेके आते थे टमाटर, 10 रुपए किलो। 100 रुपए में किलो में मेरी मम्मी टमाटर लेके आई है। प्याज का रेट, हम लोग का स्टोर है, तो हम लोग 20 रुपए किलो में प्याज बेचते थे, 100 रुपए में प्याज बेचे हैं यार। तो आप देखो ना यार, 20 रुपए की प्याज 100 रुपए, यानी करीब करीब ये 3 से 4 गुना पैसे पे हम लोग बेच रहे हैं। ये 10 रुपए का टमाटर 100 रुपए हो गया, करीब करीब 1000 गुना % बढ़ गया टमाटर का प्राइस। तो यार ये चीजें, अब लोग क्या करेंगे, जाएंगे सब्जी मंडी, एक टमाटर लेके आएंगे और उसी को हफ्ते भर चलाएंगे। तो अब भाई कौन लेगा भाई 100 रुपए किलो में टमाटर। देखो, जब आपकी अर्निंग हर दिन की 300 रुपए है, इंडिया में आप मोटा मोटी देखो 80 करोड़ गरीब व्यक्ति रहते हैं जो कि राशन लेते हैं। अब ये तो झूठ है, मतलब हम लोग, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके पास पैसा है फिर भी वो राशन लेते हैं, ये बात अलग है। बट बहुत ज़्यादा मेजर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी भी पॉवर्टी लाइन पे है। तो अगर उनके लिए 100 रुपए में टमाटर दोगे तो टमाटर ही खरीदना बंद कर देगी, बोले बिना टमाटर की सब्जी खा लेते हैं। तो यही रेट हुआ यार, कि जिसके कारण पूरा ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग कम हो गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। और दूसरी बात, क्योंकि एक उससे पहले के रेट में हमने क्या देखा कि बहुत लंबे समय से इंडिया की जो आरबीआई है वो रेट कट करवे ही नहीं कर रही। तो यार वो भी सेंटीमेंट कहीं ना कहीं हिट किया और इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इंडिया का जो 2 से लेकर के 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन रखना था, वो 6% भी क्रॉस कर गया। तो ये चीज़ बहुत बैकफुट की इंडिया को, एक तो इन्फ्लेशन और दूसरी बात वीक कॉर्पोरेट अर्निंग, जो सारी ही कंपनीज में देखने को मिला। देखो ये एक साइकिल है यार, आप हर बार अच्छा थोड़ी ना करते रहोगे, बुरा भी करोगे। तो अभी बुरा टाइम चल रहा है इंडिया का। बाकी ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट इंडिया का बहुत ज़्यादा हाइक है, 5.48% हमें को देखने को मिल रहा है। आप इस चीज़ को अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। हाँ, 5.48, जो कि हमने टारगेट रखा था कि हम यार 2 से 3% का इन्फ्लेशन रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे
और इंडियन लेवल पे बहुत ज़्यादा बैकफुट की है और स्टॉक मार्केट इसके कारण कहीं ना कहीं वीक हुआ। बाकी आईएमएफ ने जो टारगेट दिया है कि ग्लोबल का जो इन्फ्लेशन है वो 4.1 है, हमारा इन्फ्लेशन उससे भी 1.5 पॉइंट ज़्यादा है यार, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ मतलब पूरी दुनिया में महंगाई कम है, इंडिया में महंगाई ज़्यादा है, तो यार ये चीज़ कहीं ना कहीं सेंटीमेंट डिस्टर्ब किया। बाकी सर क्रॉप फेलियर के भी बहुत सारे केसेस देखने को आए, तो ओवरऑल प्रोडक्शन गिरी हमारी इंडिया की कहीं ना कहीं, और जिसके कारण वो भी मार्केट को इम्पैक्ट किया। इसके अलावा एक और हमने देखा था कि इन्फ्लेशन रेट की जो दरें थी वो बैकफुट में इंडिया की ग्रो ही की हैं। 2019 से हमारे पास डाटा है, आप देखोगे 2019 में हमारे पास 4.77% की इन्फ्लेशन था, 2020 में 6 हुआ, 2021 में हमने थोड़ा इन्फ्लेशन को कट किया 5.5 रखा, और 2022 में 6.6 का इन्फ्लेशन गया, जो हमारा टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा। और इसके बाद ही ईयर था जब 2022 से हमने रेट कट करना ही बंद कर दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लेशन हमारे हाथ में आ ही नहीं पा रहा है भाई, मैं यही सत्य बोलूँगा, हमारा इन्फ्लेशन हमारे हाथ में आ ही नहीं पा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एफआईज को समझ आ रहा है कि इन्फ्लेशन की जो दर है वो इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसके कारण अब देखो इन्फ्लेशन की दर अगर आपके हाथ में कंट्रोल में, अरे रेट कट करो ना भाई, रेट तो ये तो कॉमन सेंस है भाई। अगर इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में होता तो आप रेट कट करते, अब तो 1.5-2 साल से रेट ही कट नहीं कर रहे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन अपने कंट्रोल पे नहीं ला पा रही है, ये बात फॉरेनर्स को मालूम है। बाकी अगर एक बहुत बड़ा कारण था कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें देखने मिला, मतलब ओवरऑल इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो, हम पूरी दुनिया बोल रही थी भाई कि हम 6.7 से ग्रो करेंगे, 7% से ग्रो करेंगे, एसबीआई बोल रहा था हम 6.9 से ग्रो करेंगे। अगर थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो जाए तो दिक्कत मत लेना, मतलब टारगेट हमारा क्या था कि मोटा मोटी हम इस क्वार्टर में भी 7% से ग्रो करेंगे, आने वाले इस साल में हम कई लोग बोल दिए थे 8% से ग्रो करेंगे भाई। तो ये अभी हम ग्रो कितना कर रहे हैं 5.4% से तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत बैकफुट की यार। देखो पूरी दुनिया बोल रही है इंडिया ग्रो करेगा यार 7% से, हम ग्रो कर रहे हैं जो जुलाई से सितंबर के क्वार्टर पे 5.4% से। तो ये सेंटीमेंट बहुत डिस्टर्ब किया यार, सेंटीमेंट डिस्टर्ब किया, क्योंकि आपको मतलब पूरी दुनिया को ये मालूम चला यार, कहीं ना कहीं देखो ये सारे जो डाटा आते हैं ये पूरी तरीके से रिलेट किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। अब पूरी दुनिया अगर बोल रही है, आप किसी चीज़ में बोल रही है कि यार इसमें पैसा लगाओ ये अच्छा पैसा बनेगा, ये 7% से ग्रो करेगा, हमारा देश पे ही पैसा लगाओ 7% से आपका पैसा बनेगा। अब आपने देखा कि यार पूरी दुनिया बोली जा रही है, पूरी दुनिया बोली जा रही है, एक्चुअल में नंबर क्या निकल के आ रहा है 5.4%। ओहो, तो फॉरेनर्स को भी मालूम चला कि यार कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है दया, ये वाली बात। चलो तो अभी अपन एक और बहुत बड़ा कारण समझते हैं जिसके कारण मार्केट बैकफुट पे आई, तो वो था यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस। अब ध्यान से देखो ये एक ऐसा टाइम है जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंसी में आए, मतलब प्रेसिडेंसी में आए हैं, इलेक्शन जीते हैं, तब से भाई हमारा 80 रुपए का वैल्यू 81 रुपए हम डॉलर पे चल रहे थे, वो गिरा के भाई हमारी माँ बहन एक कर दिया है भाई, वो मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो हम 85 रुपये 39 पैसे पे ये करंट डाटा पे पहुंच चुके हैं, यानी करीब करीब आने वाले टाइम पे मैं तो बोल रहा हूँ भाई देखो 2000 क्या अभी चेक चल रहा है 24 और 2025 के एंड में दिसंबर में इंडियन रुपीस 90 रुपए पे होगा, लिख के ले लो, 90 के पास तो पहुंच ही गया होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पास आपको समझना है इंडियन रुपीस अपनी वैल्यू नहीं खो रहा है, बल्कि यूएस डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है। और जो अभी एक बत्ती मिली है ना पूरी ब्रिक्स को कि यार अगर आपने कोई भी एक अल्टरनेटिव करेंसी बनाने की कोशिश की डॉलर के अपोजिट में तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो भाई अभी तो यही मेरे को शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि इंडियन रुपीस बहुत ज़्यादा बैकफुट में आने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा कोई अल्टरनेटिव है ये नहीं है, एक मोनोपोली क्रिएट हो गई भाई, आपको यूएस डॉलर इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो यूएस डॉलर अब किसी राक्षस को खिला खिला के और उसको खिलाते जाओगे तो ताकतवर ही बनेगा ना यार, आपके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है यार, तो आपको खिलाना ही पड़ रहा है और अपने हाथ से खिला रहे हो, एक दिन आपका हाथ भी खा जाएगा, यही देखने को मिल रहा है। तो यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसके कारण इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही है। अब इसके पीछे की अगर लॉजिक आप 2 मिनट दोगे तो मैं समझा दूंगा। देखो हो क्या रहा है, क्या लॉजिक है कि ओवरऑल ये कैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इस चीज के समझते हैं।
तो ये एक देखो, ये एक सिंपल से एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी जस्ट है कि आपके पास है, मान लेते हैं एक एप्पल, और आप उससे आप $1 से उस एप्पल को भी एक खरीद सकते हो, 100 रुपये दे करके भी उस एप्पल को खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपने उस इंडियन रुपीस से उस एप्पल को खरीदा और आपके दोस्त ने उस एप्पल को डॉलर से खरीदा। अब आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इस चीज के ऊपर गौर करो, क्योंकि इंडियन रुपीस गिरेगा तो आप बोलोगे यार उस डॉलर को हम बेचेंगे, मतलब उस एप्पल को बेचेंगे तो हमें इंडियन रुपीस गिरेगा तो हमें तो 120 रुपये मिलेगा यार, और डॉलर वाला कितना बोलेगा मुझे $1 ही मिलेगा। हाँ, तो इससे फर्क क्या पड़ा? अगर हम इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करें तो अगर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पे फोकस करते हैं, देन ये चीज़ तो हमारे लिए बेनिफिट होगी। बट अगर इंपोर्ट पे फोकस करते हैं तो यार हमें अपने जेब से उस एप्पल को खरीदने के लिए 120 रुपये देना पड़ेगा, और हम तो नेट इंपोर्टर है ना भाई, हम तो पूरी दुनिया से सामान खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए दूसरा वाला केस लागू हो रहा है। तो वो सामने वाला हमें एप्पल बेचेगा $1 का, जो हम ही से वो एप्पल खरीदा था 100 रुपये में, आज ही वही एप्पल हमें 120 रुपये में चेपेगा। सिंपल सा लॉजिक है यार। तो यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है कि यार ओवरऑल इंडिया की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू जैसे धीरे धीरे गिरती जाएगी, देन इससे घाटा होगा। देखो ओवरऑल हो क्या रहा है कि अगर मान लो कोई फॉरेनर आता और इंडिया में पैसे लगाता तो उससे क्या देखने को मिलता है कि भाई अभी तो उसने 1 लाख रुपए लगाए, मतलब जब भी वो पैसे लगाएगा तो डॉलर्स पे तो पैसे लगाएगा नहीं, वो क्या करेगा, सबसे पहले इंडिया आएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है उस चीज़ का एक बैकफुट समझेंगे तो ये पूरा का पूरा किस समझ आ जाएगा। देखो फॉरेनर इंडिया पे पैसे लगाना चाहते हैं तो एक बिहाइंड द सीन देखते हैं कैसे होता होगा काम। आप आए, आपने बोला कि यार मुझे रिलायंस के 10 शेयर चाहिए। अब जब रिलायंस के 10 शेयर चाहिए तो आप डॉलर पे तो वो शेयर खरीदोगे नहीं, इंडियन रुपीज़ पे खरीदोगे। तो आप उस इंडियन रुपीज़ पे उसको जा करके रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिया। अब आप आए, 10 शेयर आपके पास आ गए। अब 5 साल बाद आप क्या बोले कि यार अब तो मेरे को बेच देना चाहिए, क्योंकि मेरा 100 रुपये का चीज़ अब 150 रुपये हो चुका है रिलायंस का शेयर। तो आप 150 रुपये उस शेयर को बेच दिए। अब अगली बार जब बेचोगे तो आपका घाटा होगा। अब कैसे घाटा होगा? देखो आप जब यहाँ बेचने आओगे तो दिक्कत क्या पैदा हो रही है कि अब आप फिर से जब आपको वो पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा? आपने वो सेल भी किया और सेल करने के बाद आपको पैसा मिला तो इंडियन रुपीज़ पे मिलेगा। अब जब आप इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट कराओगे US डॉलर पे, क्योंकि आप तो अपने देश लेके जाना है यार, आपको US लेके उस पैसे को जाना है, तो उस समय इंडियन रुपीज़ की वैल्यू गिर चुकी होगी। तो मोटा मोटी आप 150 रुपये जब जा करके अपने बैंक में जमा दोगे तो उसके बदले आपको $1 ही मिलेगा। आप बोलोगे यार आपने तो $1 लगाए थे उस कंपनी में अपने उस समय पे, और आज जब लेके जा रहे हो तो $1 ही लेके जा रहे हो। आप बोलोगे बूढ़ो वक्त था क्या मैं? तो यही केस हो रहा है यार। तो समझने वाले समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, तो यहाँ मेरा दोस्त भी खड़े होकर के सुन रहा है। चलो आगे बात करते हैं। एक और चीज़ अपन इसी चीज़ को गौर करते हैं कि एक और कारण क्या था कि FIs प्रिफरेंस कर रहे हैं डेट पे। अभी मेरे पास एक डाटा भी था, इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर में वो चीज़ें छपी हुई थी, वहीं पास से हमने जैसे बताया कि FIs जो प्रिफरेंस है उनका डेट पे वो ऑल टाइम हाई पे है। मोटा मोटी आप देखोगे तो पिछले साल डेट पे इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स की सिर्फ 68,000 करोड़ थी यार, उसके लगभग पास की वैल्यू थी, 68,000 करोड़ से थोड़े ज़्यादा थी। इस साल सोचो कितनी होगी? इस साल वो बढ़ के इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 1,10,000 करोड़ के पास। मतलब ओवरऑल बढ़ गया यार पूरी वैल्यू। आप पूरा जज्बात बदल गए यार एक तरीके से आप देखोगे तो। इस साल की पूरी कितनी है आप हम देखते हैं इस चीज़ को। तो जैसे आप एक चीज़ देखो तो पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुई थी आपकी 68,663 करोड़ रुपए, और इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई है डेट पे 1.12 लाख करोड़, यानी करीब 90% जंप हो गया है। अब देखो डेट पे पैसा लगाया जा रहा है, इक्विटी से निकाला जा रहा है, क्योंकि इंडिया की स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड है, डेट मार्केट अंडरवैल्यूड है। और इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी बॉन्ड लिस्टिंग की JP मॉर्गन्स में। तो जब ये चीज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि जब भी JP मॉर्गन इंडेक्स में है उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने जब भी अपने बॉन्ड की लिस्टिंग की है उसके बाद से एक, क्योंकि पूरे दुनिया को एक कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है,
मतलब सॉरी फ्री में बोल दिया, सॉरी चीप प्राइस में मिल रही है, तो वहाँ पास में डेट में भी अच्छा खासा। अब देखो पहले क्या होता था कि यार फॉरेन इन्वेस्टर्स ना डेट पे उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकता था, मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। अब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं यार, जेपी मॉर्गन के थ्रू कर दो यार, जेपी मॉर्गन इंडेक्स के थ्रू कर दो, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आपकी रेंज में बढ़ गए, अब ज़्यादा फंडिंग उठा पा रहे हो, तो लोग अब इक्विटी से निकाल करके डेट पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सेफर इंस्ट्रूमेंट है इन कंपेरिजन टू इक्विटी। तो हाल फिलहाल में हमने भी देखा कि यार जो इंडियन बॉन्ड था उसने अच्छा खासा जंप देखा जब से उसकी लिस्टिंग हुई जेपी मॉर्गन इंडेक्स में। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक था यार कि इक्विटी से पैसा निकाल करके डेट में डाला जा रहा है। अब हम इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट हमारा जो छूट रहा है, इसके बाद हम वीडियो के थोड़ा बहुत एंड में ही आ चुके हैं, पॉजिटिव पॉइंट बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड हैं, रिटेलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एफआईज और डीआईज का जो बीच में है एक गैप, वो बहुत ज़्यादा छोटा सा नज़र आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ एफआईज और नंबर ऑफ डीआईज कहीं ना कहीं पास में आ रहे हैं, तो ये स्टेबिलिटी को भी अच्छा खासा इम्पैक्ट कर रहा है, बट इन अदर हैंड ये कहीं ना कहीं मार्केट को गिरा भी रहा है, क्योंकि लोग को लग रहा है कि सिर्फ एक ही बड़ा प्लेयर बचा है जो है डीआईज और एफआईज, तो निपटारा हो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ छेद है। अब चलो पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, तो वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखो अगर यहाँ पास भी मैं बोल रहा हूँ भाई, किसी को बोर लग रहा है भाग जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, पैसे बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। ये पूरी की पूरी जो जर्नी है, ये आपको लग रहा है भाई मैं 1 घंटे में आपको डिलीवर करके चल दूंगा, बट इसके पीछे कितनी रिसर्च लगी है आप खुद करके देखना, तब आपको मालूम चलेगी। देखो ये पूरा चीज़ करने का पीछे मेरा मोटिव क्या है कि आप ये सीख सको कि यार अब मतलब एक न्यूज़ को दूसरे न्यूज़ के साथ कैसे कनेक्ट करता है बंदा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही चीज़ें हो रही हैं भाई, और उसी तरीके से चीज़ें होंगी। मैं 1 घंटे में आके बता दूंगा, क्योंकि उसके पीछे मैंने 1 दिन की मेहनत की है, 24 घंटे मैंने उसके पीछे लगाया है, 1 घंटे में मैं आपको बता दूंगा। जब आप उसी चीज़ को करोगे तो आप इसको 1 घंटे में खुद रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप रिवाइज करके बस देखना एक बार विथआउट वीडियो, तो आपको मालूम चलेगी कितनी मेहनत है। तो अभी भी जिसको लग रहा है यार निकल जाओ, ठीक है, और जो रुक रहा है वही सीखेगा। चलो अब अपन बात करते हैं व्हाट आर द रीजंस जिसके कारण मार्केट ऊपर जाएंगी। अब ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। सबसे पहले आता है यूएस रेट कट। अब आप बोलोगे यार यूएस रेट कट के बारे में तो आपने बताया यार कि इससे तो मार्केट गिरेगा, इंडियन मार्केट गिर रहा है, रीज़न बताया था। मैं बोल रहा हूँ जो यूएस फेड रेट कट है वो इंडियन मार्केट को ऊपर भी ले जाएगा। अब कैसे इस चीज़ को समझते हैं। देखो हो क्या रहा है कि जब यूएस के लोगों के पास यानी इन्वेस्टर्स के पास कम रेट पे ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा, तो और उनकी मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी होगी, तो यार वो इन्वेस्टमेंट अपनी ही कंट्री में थोड़ी ना करेंगे यार। ओवर वैल्यूड मार्केट में वो थोड़ी ना शेयर्स खरीदते बैठे रहेंगे, तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडिया एक अच्छा ऑप्शन की तरह उनके सामने निकल के आएगा, क्योंकि हमारी मार्केट अभी बैक फुट पे है, अंडर वैल्यूड है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी लॉन्ग टर्म में, अगले साल तक में इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये चीज़ बहुत गौर करने वाली बात है। शॉर्ट टर्म में तो यूएस पे भाग रहे हैं लोग, भागो भागो, पर एक तरीके से एट द एंड ऑफ 2025 इंडियन मार्केट में दबा के पैसा यही यूएस रेट कट ही लेके आएगा। समझ आई बात। और क्या रीजंस हैं, जैसे और रीजंस हमारे पास जो निकल के आ रहे हैं, तो वही यूएस फेड रेट कट ही एक बहुत बड़ा रीजंस बनेगा। बाकी यूएस ने जो टैरिफ लगाया भाई, ये चीज़ मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी यूएस बोल रहा है कि यार कनाडा के ऊपर हम 50% टैरिफ लगा देंगे, इंडिया के ऊपर भी परसेंट मतलब अच्छा खासा परसेंट टैरिफ लगा देंगे। मतलब ओवरऑल नंबर अभी तो नहीं आया है, बट एक वार्निंग है यार। अगर आप ज़्यादा चू चाँ किया किसी कंट्री ने, तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भैया टैरिफ लगा देंगे यार, आपका सामान 100 रुपये की जगह 100 रुपये का सामान 200 में बेचना पड़ेगा आपको, ठीक, मतलब 200 रुपये पे तो आपको खुद वैल्यू पड़ जाएगी, तो आप उस सामान को 300 रुपये में बेचोगे यार, और तो आपके ऊपर जितना टैरिफ लगेगा आपका सामान यूएस के मार्केट के लिए उतना ही महंगा हो जाएगा, तो कौन पंगा लेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बैकफुट मारेगी यूएस को, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ये कैसे मेरे को लग रहा है इस चीज़ की समझते हैं। वो कह रहे हैं देखो जब भी टैरिफ किसी कंट्री पे लगाते हैं तो उसके अल्टरनेटिव सोर्स बनाए जाते हैं, ठीक,
चाइना के ऊपर यूएस सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, फिर भी उसका प्रोडक्ट चाइना में दबा के बिकता है। अब बोलो कैसे यार? अरे चाइना बोलता है भाई आप 100% टैरिफ लगा रहे हो, लगा दो। कितने का सामान है? वो बोलेगा भाई 5 रुपये का सामान है, तो चाइना बोलेगा 5 रुपये का सामान, मेरे को लागत 5 रुपये ही है। वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल देता है उसके पीछे कि वही सामान उसको 1 रुपये में बनने लगता है। अब लगाओ 100% टैरिफ, 1 रुपये का सामान आप 2 रुपये में बेच रहे हो, मैं 2 रुपये में आपकी मार्केट में वो सामान उतारूंगा। अब 100% लगाओ टैरिफ, उसने ओवरऑल कॉस्टिंग ही कम कर देता है। तो चाइना की ये खास बात है। वही चीज़ इंडिया के लिए भी है, क्योंकि एक आपको समझना पड़ेगा, यूएस टैरिफ अगर लगाता है, अल्टरनेटिव सोर्स दूसरी कंट्रीज ढूंढना चालू कर देंगी। और एक बिजनेसमैन को हमेशा मालूम रहती है ये चीज़ें कि मुझे सामने वाले को इतना भी डंडा नहीं दिखाना है कि वो डरना ही छोड़ दे। सिंपल सी बात है, डर खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा डंडा दिखाना है, फिर अगली बार लॉलीपॉप भी दिखाना है, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। वो एक तरह से मतलब निडर वाला ना हो जाए कि निडर ही बन गया, नादर शिव नादर ना बन जाए। ओ सॉरी, गलत वर्ड नहीं यूज करना है, किसी का नाम नहीं लेना है। तो इस तरीके से कहीं बैकफुट ही ना कर जाए ये चीज़, क्योंकि ये देखो आप दुनिया के ऊपर प्रेशर डालते जा रहे हो, दूसरे की जब इकोनॉमी क्रैश करती है ना, तो फिर वो आपके ऊपर ही डंडा मारता है। तो ये चीज़ कहीं बैकफुट मारेगी। इसीलिए यूएस डोनाल्ड ट्रंप को ये बात मालूम है, लॉन्ग टर्म में उन्हें टैरिफ इंडिया जैसे कंट्रीज़ के ऊपर कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सेंक्शन लगा सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी उनकी एंट्री पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकती है, इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट को रोक सकती है। तो लॉन्ग टर्म में भाई डोनाल्ड ट्रंप को धंधा ही बनाना है। ये आखिरी प्रेसिडेंसी है, 2 बार ही वहाँ पर यूएस प्रेसिडेंसी पोस्ट संभाला जा सकता है। ये दूसरा कार्यकाल है, 5 साल बाद वो क्या करेगा भाई? धंधा ही बनाएगा। तो धंधा अगर बनाना है तो लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बना के चलना है भाई। आज तो तुम आप पावर में हो तो डंडा दिखा रहे हो, अगली बार क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना है। इलॉन मस्क भी ये चीज़ को समझेंगे, अभी थोड़ा पावर दिखाने दो यार। ये चीज़ कहीं ना कहीं बैकफुट दिखाएंगे। बाकी एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप और जो ब्रिक्स का एक कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा आने वाले टाइम पे। और इसके बारे में जो हम अल्टरनेटिव करेंसी सोर्स के बारे में बात कर रहे थे कि यार डी डॉलराइजेशन कैसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, उसके ऊपर इंडिया बैकफुट पे चाइना के साथ, रशिया के साथ कहीं ना कहीं काम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पर बहुत शॉर्ट टर्म में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर धीरे धीरे देखना है यार। देखो एक चीज़ ऊपर जाती है, जैसे यूएस डॉलर अभी ऊपर जा रहा है भाई, ओवर वैल्यूड चीज़ें नीचे आती है, यूएस डॉलर भी नीचे आएगा। अच्छा, बाकी एफआईज की इन्वेस्टमेंट भी कुछ मंथ्स में हमने देखी है, कॉन्स्टेंसी सी देखने को मिल रही है, रीबॉन्ड हो रही है। 2025 में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी एक फोरकास्ट दिया है कि इंडियन मार्केट में 2025 में इन्वेस्टमेंट आएगी। क्यों आएगी भाई? सिंपल सा कारण है यार, जब अंडर वैल्यूड कोई चीज़ मिलती है तो लोग ले लेते हैं। देखो एक चीज़ मैंने इससे पहले भी बताया था, जहाँ अंडर डेवलप कोई चीज़ होती है, जहाँ की मार्केट डेवलप नहीं हुई होती है, वहीं डेवलपमेंट के सबसे ज़्यादा स्कोप है। यूएस में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, चाइना में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, जापान में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। आप डेवलपमेंट कहाँ होगा? डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट होगा, जहाँ की मार्केट ही बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है। इंडिया की 70% मार्केट अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। अगर 70% अनऑर्गेनाइज है तो ऑर्गेनाइज करेगा कौन? बड़े प्लेयर ऑर्गेनाइज करेंगे। बड़े प्लेयर ऑर्गेनाइज करेंगे तो धंधा बनेगा, धंधा बनेगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक। जय श्री राम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 से 3 पॉइंट ही और बचे हैं। इंडिया यूएस रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के समय कार्यकाल में कैसे रहे, उस चीज़ के ऊपर गौर करते हैं। देखो जब बाइडेन के कार्यकाल में हमारी जो दोनों के बीच में इंडिया और यूएस की रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली नहीं थी यार, एकदम स्मूथ सी थी, ठीक है। ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, ठीक। और ये चीज़ बहुत अच्छी भी है क्योंकि आपको एक बैकफुट मिल जाता है यार, आपको एक हाथ खुले हैंड मिल जाते हैं, जिसके कारण इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से ग्रो करती है। बट आने वाले मतलब जब आपके सामने कोई पावरफुल, आपसे भी पावरफुल और आपसे भी कट्टर लीडर खड़ा हो, देन आप उस समय अपनी पावर को शो करने से डरते हो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समय यही हो रहा है। इस कारण से इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं डिप कर रही है। सिंपल सी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोलना मतलब यूएस के सामने बोलना, यूएस के सामने बोलना मतलब अपने आप के ऊपर कुल्हाड़ी मारना। तो अब जब लीडर्स कोई भी भाषण भी देते हैं तो बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है, पूरी दुनिया सोच समझ के बोल रही है। क्योंकि अभी ऐसा है भाई कि एक
मतलब सिंपल तो बहुत बुरा वर्ड हो जाएगा, पर यार एक बहुत ज़्यादा खतरनाक शेर को पीछे से उल्ली मत करो, ऐसा वाला केस है। क्योंकि वो पूरी तरीके से भूखा है भाई, निपटारा कर देगा। तो जब उसका थोड़ा पेट भरने देते हैं यूएस का, फिर पावर दिखाएंगे। तो यही चीज़ हो रही है। बाकी बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे को अच्छी चीज़ें लगी, क्योंकि सब चीज़ नॉर्मल जैसी थी। चलो आगे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, मतलब स्मूथ उतना ज़्यादा नहीं थी, बट रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हुए थे, बिजनेस स्टैंडर्ड काफ़ी इंप्रूव हुआ था, इंडिया यूएस ट्रेड बहुत अच्छा खासा बढ़ा था। तो ये चीज़ें हमें उससे देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आने वाले टाइम पे मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। बट मैंने जितनी भी बातें की कि क्या क्या कर रहे हैं, जैसे चाइना का मार्केट जब ओवर वैल्यूड होगा तो इन्वेस्टमेंट इंडिया की ही तरफ आएंगी, ये बात भी ध्यान रखना है। बाकी इंडिया में जो ग्रोथ सेक्टर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट मिल रहा है, तो प्रीवियस मंथली बेसिस पे ये भी इम्प्रूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी एक बैक फुट पे दिखा रही है, पीछे पीछे आपको देखने को मिल रहा है कि यार मार्केट ऊपर जाने वाली है। क्योंकि देखो कंपनी दबा के प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, अरे पागल थोड़ी ना यार, कंपनी वाले कि दबा के सामान बचा रहे हैं, सामान बिकवा ही नहीं कर रहा है, ऐसा तो है नहीं भाई। उनको भी मालूम है कि आने वाले टाइम पे सामान बिकेगा, उनके जो चार्ट्स हैं, उनकी जो पिछली रिसर्च है, पीछे इतने सालों से सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि आने वाले टाइम पे सेल होने वाली है। बाकी हमने इसके अलावा जो बहुत सारी पॉइंट्स बात की, वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म पे मतलब रिवर्स होंगी ना चीज़ें, तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। जब डॉलर कहीं ना कहीं वीकेंड होगा, इंडियन रुपीस ऊपर जाएगा, और उस समय इंडियन पावर बढ़ेगी, मतलब रुपीस पावर बढ़ेगी। और डी डॉलराइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट अगर बैकफुट में एस्टेब्लिश होना चालू हो जाता है, और जो कि हो भी रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो भी चीज़ ऊपर लेके जाएंगी। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की जो लिस्टिंग और चीज़ जगह पे हो रही है, उसमें दवा की इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, वो जब ओवर वैल्यूड होंगी तो इक्विटी में पैसा ट्रांसफ़र होगा। बाकी और भी जो देखो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि म्यूचुअल फंड में हो गया, इक्विटी मार्केट में हो गया, बहुत इन्वेस्टमेंट आई थी भाई, बहुत ज़्यादा दवा की इन्वेस्टमेंट आई थी। तो एक मैं आपको बात बताता हूँ, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। देखो यार, आपने किसी चीज़ को पैसा लगाया और आपको मालूम चला कि 100 का चीज़ आपका 150 रुपये हो चुका है, 200 रुपये हो चुका है, मान लो 100 का चीज़ 200 हो गया। आप 2 साल दबा के पैसा लगा रहे हो। हमने एक डाटा भी आपको बताया था कि FIs पिछले साल से 2-3 लाख करोड़ रुपये इंडियन मार्केट में घुसा चुके हैं टिल सितंबर 2024। ठीक, तो यार कहीं ना कहीं अगर आपने पैसा दबा के लगाया तो एक समय तो आएगा यार आप पैसा निकालोगे। पैसा लगा दिया भाई तो लगा रहने क्या, ऐसा थोड़ी ना है यार, पैसा बेचोगे भी तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, रियलाइज प्रॉफिट होगा। तो अभी फॉरेन इन्वेस्टर यही कर रहे हैं भाई कि यार अभी थोड़ा बहुत पैसा निकालो, दूसरी जगह भी इन्वेस्टमेंट करो, और जब यहाँ मार्केट सस्ती होगी तो वापस इंडिया ही आएंगे, ऐसा टाइप का। बाकी ये सारी की सारी एक, मैं अभी भी बोलूँगा यार, ये सारी की सारी एक रिसर्च हैं जो शो कर रही हैं। ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, ये बात भी मैं बता रहा हूँ भाई। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने जो बोल दिया वही लकीर है, आपको खुद की अपनी पढ़ाई करनी है भाई। हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट मिस आउट भी कर दिया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा यार, बहुत सारे आप में से लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी जितना भी ये पूरी रिसर्च है, इसकी PDFs आप खुद इन्वेस्टमेंट मतलब रिसर्च करना चाहो इंडिविजुअल, तो वहाँ जा करके आप पा सकते हो। बाकी यहाँ पास मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि आप मुझे एक्स पे फॉलो कर सकते हो, वो वाला एक्स नहीं, ये दूसरा एक्स है, ट्विटर वाला एक्स। तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको अबाउट सेक्शन में जा करके ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी जितनी भी अपडेट रहती है यार, देखो इंडिविजुअल स्टॉक की वीडियो बनाना मैं छोड़ चुका हूँ भाई, पूरा सेक्टर की वीडियो अब बनाएंगे अपन सिर्फ। तो आपको जो भी मेरे से बात करना होगा तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। बाकी ट्विटर, अच्छा टेलीग्राम पे आप बात कैसे करोगे यार, गलत बोल दिया, ट्विटर पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे आप सोर्स का PDF ले सकते हो, गलत हो गया। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बुल्स एंड बियर मार्केट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, बस यही बोलूँगा यार, सीखना पढ़ना यही हमारा काम है। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेंगी, और इंडिया की अभी ग्रोथ बहुत बाकी है यार। जय श्री राम। अरे हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके
बंद करो यार।